सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उससे जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा BE6 का। अच्छी बात यह है कि ये कार का सबसे वैल्यू फॉर मनी पैक है और 18,000 किलोमीटर चल भी चुका है। कुछ ही महीने पहले ली थी, 18,000 किलोमीटर ओनर ने चला दी। कैसी लगी, कैसी नहीं, किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, सब जानेंगे और क्या क्या अच्छा लगा। तो सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं चैनल पर एकांश माथुर जी का। एकांश जी कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया पारस जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो गाड़ी से पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, पहले तो सबको राम राम। जैसे पारस जी कहते हैं नमस्कार, मेरा नाम एकांश माथुर है और मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और ऑफ कोर्स एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ गुड़गांव में, बट रहता जयपुर हूँ। ओके। तो क्योंकि मेरा हाइब्रिड है, हर हफ्ते आना होता है, तो मैं आज यहाँ पे आया और मैं सोचा पारस जी को कांटेक्ट किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि सर हमसे मिले, कहीं से भी कनेक्ट किया और हमने भी 1 मिनट नहीं लगाया। बिल्कुल, ये बात तो मतलब बहुत क्विक मीटिंग थी। बहुत क्विक मीटिंग है और क्विक रिव्यू ये रहने वाला है। सर पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, आपने BE6 को चूज़ किया, जबकि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कहीं चार्ज नहीं हो रही, कहीं टायर्स के इशू है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अच्छी बातें भी बहुत सारी है, फिर भी इतने सारे डायलेमा में कैसे ओवरकम करके इसको चूज़ किया? पहला क्वेश्चन तो यही है। सो पारस जी, देखिए इश्यूज तो मारुति में भी आते हैं, महिंद्रा में भी आते हैं, आई एम श्योर रॉयल्स रॉयस में भी आ ही जाते होंगे कुछ ना कुछ। तो इश्यूज तो चलते रहते हैं, फिक्सेस उनके आते रहते हैं। अब मैंने ये गाड़ी क्यों चूज़ की, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को चाहिए था 79 किलोवाट बैटरी पैक। ओके। तो मुझे मारुति अगर एल्टो में भी लगा के दे देती तो मैं शायद वो भी खरीदता था। मुझे इतने पैसे जरूरत नहीं थी खर्चने की, बट ऑफ कोर्स उसमें वो चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने एक तो ये शॉर्टलिस्ट की थी, एक हैरियर शॉर्टलिस्ट की थी और एक VF7 वो शॉर्टलिस्ट की थी। महिंद्रा पे क्यों गया, थोड़ा सा एक इमोशनल टच होता है कि इंडियन मेड है, इंडिया का ब्रांड है, टाटा भी है। बिल्कुल। हैरियर इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगा हैरियर का वही सेम डिज़ाइन उन्होंने कंटिन्यू किया, कुछ नया लेके नहीं आए। हाँ। ऐसा ऐसा लगा जैसे नीचे बैटरी पैक लगा दिया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जो भी टेक्निकल होते हैं, और वो करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। और मैं सही बताऊँ, मेरे पास एक सफारी भी है, तो वो सेम लुक था, अंदर से सब कुछ सेम है। तो फाइनली फिर जब हमने ये गाड़ी देखी, वो भी BE बॉर्न इलेक्ट्रिक, मैंने कहा ये है एक्चुअली रियल इलेक्ट्रिक कार, सो लेट्स गो अहेड विद दिस, स्पेशली विद 79 किलोवाट। मतलब सर की रेंज के चक्कर में कार आई है जी। इससे ज्यादा भी कोई रेंज कार देती सर वो भी ले लेता शायद। बात इतनी सी सिंपल है। हाँ जी। कि लॉन्ग रेंज चाहिए थी, जयपुर से गुड़गांव, गुड़गांव से जयपुर, इस चक्कर में आपने 18,000 किलोमीटर चला दी जी। लेकिन अब आपने इसका वेरिएंट कौन सा लिया और वो कितने का ऑन रोड पड़ा है सर आपको? पारस जी, ये है पैक 2 79 किलोवाट आवर। ओके। ADAS वगैरह आता है इसके अंदर, ठीक है। और मेरे को ये पड़ी थी आई थिंक 22,60,000 किलोमीटर कुछ, सॉरी रुपीस की। सीरियसली? हाँ। ये 22,60,000 में आ गई? उसका रीजन ये है कि इसके प्राइस तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही थे और आई थिंक मैंने अग्री भी कर लिया था, बट आई थिंक डीलरशिप से ये एक चूक हो गई कि वो गलती से शायद मेरे को अपने स्टॉक यार्ड ले गए, क्योंकि मैंने कहा था मुझे PDI करनी है अपनी गाड़ी की। मैंने कहा सर मैं आपको दिखाता हूँ, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का जो नज़ारा कुछ और था। वो गाड़ियाँ कम, ऐसे लग रहा था जैसे मक्खी मच्छर नहीं पड़े होते बहुत जगह इतनी। मैंने कहा यार ये तो बहुत सारा स्टॉक इनके पास पड़ा है, थोड़ा सा और नेगोशिएट किया जाए। ठीक। और एक नेचुरल एक कस्टमर की टेंडेंसी होती है कि वो और भी जगह पता करता है डीलरशिप्स में, तो मैंने किया कंपैरिजन, तो मुझे शायद 22 लाख के आसपास ये मिल गई थी, और इंश्योरेंस मैंने बाहर से कराया था। अच्छा। दैट कॉस्टेड मी अबाउट 55,060, तो मोटा मोटा 22-60 की आप मान लीजिए। 22,60,000 में सर ले आए। सर के वहाँ पे RC के चार्जेस नहीं होंगे, हरियाणा में लगते हैं, आपको UP में नहीं लग रहे, आपको राजस्थान में भी नहीं लग रहे, पंजाब में भी नहीं लग रहे, हरियाणा वालों को बढ़िया लगते हैं, तो लोग वहीं से जाके ले रहे हैं एनी हाउ, रिश्तेदार के थ्रू कैसे ना कैसे। तो आपने पैक 2 लिया 22,60,000 में। इसमें एक चीज़ मुझे और मेंशन कर दो कि पैक 3 कितने का मिल जाता आपको? पारस जी, पैक 3 आई थिंक मुझे इससे मोटा मोटा 3.5-4 लाख रुपए ज्यादा का पड़ रहा था। तो 3.5-4 लाख में जो डिफरेंशिएट हुई चीजें, बैटरी पैक और रेंज तो वही मिल गया, जी जी जी, सीट्स का स्पेस भी वही मिल गया, सब कुछ वही मिल गया, फीचर्स का कम ज्यादा हुआ। कुछ नॉर्मल फीचर्स जैसे होते हैं, मान लीजिए
वेंटिलेटेड सीट्स, हाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो आई थिंक वर्थ है स्पेंड पैक 3 में करना। मुझे वो चीज़ नहीं पता थी, मुझे बाद में पता लगा। बाद में पता चली। सबको एक मोटा मोटा बताता हूँ, इसमें एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे पैक 2 में, पैक 3 में एलॉय व्हील्स हैं, इसमें स्टाइल ड्रीम्स है जी। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, इसमें सिंपल सीट्स हैं दोनों, लेकिन अपहोल्स्ट्री सेम है। हाँ, अपहोल्स्ट्री सेम है, लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें सेम है, तो यहाँ पे भी आपको वहाँ पे वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक मिल जाती है। इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें नहीं मिलता, वहाँ पे मिल जाता जी। और 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है इसमें, रियर पार्किंग कैमरा मिलता है जी। यही कुछ बेसिक फीचर जो मुझे नज़र आ सकते हैं। हाँ और जी। इसमें जो आपकी रियर एलईडी लाइट्स है वो यहाँ तक हैं दोनों, हाँ है ना सर, ऑलमोस्ट कनेक्टेड नहीं है। फ्रंट से भी इसके DRL का सेम ही सीन है कि उनका थोड़ा सा साइज छोटा है एज कम्पेयर टू टो वेरिएंट, तो 3.5-4 लाख में ये मिस हुआ, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया। तो आप अपनी उसमें फटाफट वाली लिस्ट में अगर आप बताओगे कि जो जो फीचर आपको मिले, आप सेटिस्फाइड हो टोटल सारे फीचर से अगर उसको काउंट भी करें तो? हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं मिस करता हूँ। हाँ। जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स आई विश होती इस पैक में। बिल्कुल सर। और एक बहुत फनी चीज़ है पारस जी, हाँ जी, अब गाड़ी को लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे, हाँ। ये दोनों कान अंदर नहीं मुड़ते। अच्छा, ORVM ये तो मेजर मिस है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है ना, और ये आपको अंदर भी स्विच नहीं दे रखा कि यहाँ पे ये रिट्रैक्ट नहीं होंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, सॉरी मून रूफ मिल रहा है, खुलता तो उसमें भी नहीं, इसमें डिस्को लाइट भी मिसिंग है। बिल्कुल। और 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है। 360 डिग्री कैमरा है मिसिंग, बट 360 डिग्री कैमरा मुझे इसलिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। हाँ, 2 फ्रंट में है, 2 रियर में जी। है। इसमें ऐसे पार्किंग सेंसर्स हैं जी। तो काट पीट के आपका मेजर मिसिंग रह गया वेंटिलेटेड सीट्स और ऑटो रिट्रैक्टिव, ये तो मेजर ही मिस हो गया। हाँ। इसका कोई रिले विले लगे कोई जुगाड़ नहीं है ईवी व्हीकल में। सर इंडिया में रह रहे हैं तो जुगाड़ तो हर चीज़ का है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, हाँ, तो कुछ भी कराने से डर तो लगता ही है। शोरूम वाले कर देते हो, उन्होंने मना कर दिया था। फिलहाल तो ऐसा कोई एक्सेसरी अभी तक फिर अब बाहर भी इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि ईवी व्हीकल है, आप जुगाड़ कर भी नहीं सकते। और इसमें जैसे एलॉय व्हील नहीं है तो इसकी वजह से एरोडायनेमिक्स में या कोई आपको फर्क महसूस हुआ कि ये नॉइजी हो, क्योंकि ये स्टाइल ड्रीम्स है जी, है ना जी। तो इसकी वजह से एलॉय व्हील और इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। दिखने में एक्चुअली बिल्कुल अलॉय की तरह ही लगता है क्योंकि अंदर डिस्क वगैरह सब अच्छे से दिख रहे होते हैं। बिल्कुल सर। हालांकि ऑफ कोर्स दीज आर नॉट अलॉय व्हील्स। और मैंने इस गाड़ी को बहुत हाई स्पीड पे भी चलाया है, तो मुझे तो कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो। ठीक है। अब सर आप इसमें, मुझे वही बात है, रेंज का ही क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होता है। अब वो क्लेम रेंज 79 किलोवाट में कितनी की गई थी? आई थिंक इट वाज 650 किलोमीटर्स बाय महिंद्रा। आप कितनी निकालते हो? अगेन जो बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी सेम चीज़ बोलूँगा, कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी बहुत धीरे चलाता हूँ या मैं बहुत तेज चलाता हूँ, तो धीरे मुझसे चलती नहीं, तेज मैं चलाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं मीडियम एक चलाता हूँ क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादातर एक्सप्रेसवेज पे है। जैसे मैं बताया, मैं जयपुर से गुड़गांव आता हूँ, तो वहाँ पे 120 की लिमिट है। मैं जनरली 110-115 तक तो रखता हूँ, इससे नीचे मुझसे नहीं चलाई जाती फ्रैंकली। ठीक है, तो इसमें मैं मोटी 450 किलोमीटर रेंज आ जाती है। कल मैं आया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं कहा यार आज थोड़ी रेंज निकाली जाए इस गाड़ी की, सिंस आई वाज अलोन। तो मैंने 95 की कांस्टेंट स्पीड रखी जयपुर टू गुड़गांव, तो मेरे को इसकी 500 की रेंज आ गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन तो सिंपल है। पहली बात तो हाईवे पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, तो ये प्योर रेंज है हाईवे पे। सर की भगाने पे 450, 110-20 भगाना ही होता है, भगाना ही होता है। 95 पे 500 ले रहे हो जी। आज तक की मैक्सिमम रेंज कितनी ले पाए आप? वो तो सिटी में आई है पारस जी, सही बताऊं, और वो मेरी वाइफ ही निकालती हैं। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा धीरे संभल के चलाती है, रीजनरेशन बहुत होता है, तो आई थिंक 630 के आसपास तो निकाल चुके हैं। सीरियसली? यस, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। अभी मैं हाईवे पे गया हूं। है ये? हाँ बिल्कुल है, आप चलाइए नॉर्मल तरीके से, 60 पे 55 पे ब्रेकिंग आप अच्छे से करिए। ये नहीं हार्ड ब्रेकिंग करनी है, हार्ड एक्सीलरेशन कुछ नहीं करना, जेंटल तरीके से चलाइए। तो सिटी में आपने 620-30 निकाली है, और आज तक सबसे लोवेस्ट कहाँ तक गए हो सर? लोवेस्ट तो सर देखिए, जब मैंने इसकी टॉप स्पीड करी थी रेस मोड पे, हालांकि वो टॉप स्पीड बहुत देर तो नहीं थी, करनी भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैंने की थी। बट मुझे लगता है कि महिंद्रा क्लेम करते हैं कि आप रेस मोड पे भी अगर इसको भगाएंगे फुल स्पीड फॉर एग्जांपल, तो 280 किलोमीटर तो कहीं नहीं गई इसकी रेंज। इतनी तो महिंद्रा बोलती है, मैंने ट्राई नहीं किया। भाई इसका बिल्कुल निचोड़ निकाल दो तो भी 280 किलोमीटर चल आ जाएगी, इतनी आ जाएगी आप। लेकिन सर की
वो एग्रीगेट रेंज 450 किलोमीटर ही मोटा मोटा, यस। ठीक है, इसमें हाईवे सिटी हमने मिला दिया जी। अगर ये कार खड़ी है और इसमें आधे घंटे के लिए एसी चल रहा है, खड़ी कार कितनी? खड़ी कार में हम लोग पारस जी बहुत बार बैठे हैं फ्रेंड्स के साथ, शाम को आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आज शाम भी देख लेंगे। खैर एनी हाउ, तो 2-3 घंटे के लिए हम लोग खूब बैठे हैं गाड़ी में। एसी में जनरली टेम्परेचर 23-24 के आसपास रखता हूँ, तो मेरा मानना है कि उससे बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता गाड़ी पे और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। तो 2-3 घंटे की सिटिंग में विद एसी इसकी परसेंटेज कम हुई थी सिर्फ और सिर्फ 3%। 3%, दैट्स इट। और प्रैक्टिकली किलोमीटर्स कितने खा गई अगर देसी भाषा में बात करें? सर किलोमीटर 20 किलोमीटर, हाँ करीब करीब इतना है ना? यस। मतलब 20 किलोमीटर की रेंज भाई 2 घंटे स्टार्ट खड़ी रही एसी के साथ, एसी और 4 जने बैठे हुए थे अंदर, और 4 जने भी बैठे हुए थे। वाह जी वाह, ये भी बड़ी सही चीज़ है। और सबको बता दूं कि इसमें सर वो बैटरीज अलग होती हैं जो मोटर को चलाती हैं, और जो कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबको ऑपरेट करती है वो बैटरी अलग होती है ना? तो मैक्सिमम कभी ऐसा हुआ कि एक लंबे टाइम के लिए आपने इस कार को खड़ा कर दिया हो और तब इसने खड़े खड़े कुछ बैटरी कंज्यूम की हो, 15 दिन 10 दिन, ऐसा कभी गैस कर पाए आप? पारस जी सही बताऊं, मेरा कभी ऐसा आया तो नहीं सिचुएशन, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता होगा। होता भी होगा तो हद से हद 1-8% कुछ होता होगा। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि कभी जिन आरएस से तो ये देती हैं कि आपकी रेंज, अभी तक हाईवे पे आपके साथ ऐसा चांस हुआ कि आपकी रेंज एंजाइटी कि इसने आपका साथ छोड़ दिया हो, 0 पे चली गई हो, ऐसा कुछ? नेवर, इसके साथ तो नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है। इसमें अब तक ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, थैंक गॉड। ठीक है, ग्रेट। आप तो घर ही ज़्यादा चार्ज करते होगे? यस, घर ज़्यादा कोशिश तो ये करता हूँ स्लो चार्जिंग, बट अब मैं गुड़गांव में हूँ तो मुझे फास्ट चार्जिंग करनी पड़ती। आपको इसके साथ कौन सा चार्जर फ्री मिला और कौन सा आपने खरीद के लगवाया है? फ्री मिला 3 किलोवाट वाला जो सबको मिलता है, और वही मैंने लगवा रखा है। अच्छा, मतलब लगवा के रखा है, उसके लिए पावर सॉकेट चाहिए आपको और वो गन लगा सकते हैं उसमें। ओके। और जो मैंने खरीदा वो 7.5 किलोवाट वाला लिया। ठीक है। वो मुझे कॉस्ट किया शायद 50,000 के आसपास उन्होंने चार्ज। 50,000 का वो चार्जर आया, 3.5 फ्री मिला था। तो 3.5 कितने घंटे में चार्ज कर रहा है इसको? 25-26 घंटे लगेंगे। और वो स्लोएस्ट चार्जिंग है। हाँ, और 7.5 वो ऑलमोस्ट का हाफ लगा लीजिए, अगर 0 से करते हैं तो। 0 से कर रहे हैं तो आप जो 7.5 है यूज नहीं कर रहे आप? नहीं, नहीं कर रहा। क्यों सर? वही सर, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि पूरी वायरिंग चेंज होगी, क्योंकि अभी जो मेरी वायरिंग है वो 3 किलोवाट के हिसाब से डली हुई है। ठीक है। 7.5 की अलग मोटी वायरिंग जाएगी पूरी। ठीक। उसकी कॉस्ट ही 13-14 हज़ार रुपये आ जाएगी। आप अपार्टमेंट में रहते हो? हाँ, तो बेसमेंट तक लाने के लिए या पार्किंग? मेरी पार्किंग है तो बाहर, लेकिन मेरा फ्लैट अगर इधर है और 9th फ्लोर पे है और पार्किंग है उधर, तो वो पूरा खींचना ऐसे करना, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है उसकी। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन की बात ये है कि सर के पास 7.5 किलोवाट का चार्जर है, जो सर ने इसलिए यूज़ नहीं किया कि पंच ईवी में 3.5 किलोवाट का यूज़ कर रहे थे जो इनके पास पहले से गाड़ी है। उसकी वायरिंग चेंज कराते तो 14-15 हज़ार खर्चा आ रहा है जी, और 3 फेज का मीटर भी बिल्कुल, और लोड भी बढ़वाएंगे। तो सर ने ये सोचा 3 किलोवाट वाले से काम चल रहा है, फिर आप बाहर चार्ज करना प्रीफर करते हो? हाँ एग्जैक्टली। और हमारे अपार्टमेंट के अंदर 7.5 किलोवाट का एक चार्जर लगा हुआ है MG की तरफ से। तो कभी जरूरत पड़े तो पैसे ज्यादा नहीं लेते सर घर की बिजली से? अब मुझे पता नहीं, वो लेते हैं शायद 11 रुपए लेते हैं पर किलोवाट, और राजस्थान में थोड़ी सी महंगी है बिजली। ठीक है। और घर पे हमेशा 8 रुपए के आसपास पड़ता है, बट ठीक है, कभी इमरजेंसी में करने पड़े तो ये बाहर और घर में कितने रुपए किलोमीटर पड़ेगी? किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। अगर आप घर के चार्जर से करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्लो, तो ये आपको पड़ेगी 1 रुपये पर किलोमीटर। ओके। और आप फास्ट चार्जर जैसे गुड़गांव वगैरह में है 21 रुपये, 26 रुपये भी मैंने देखा है। ठीक है। तो वो तो आपको पड़ेगी करीब 2.5-3 रुपये के आसपास। ओके, ठीक है, मतलब 1/3 का फर्क आ जाता है। ठीक है। आपने रेंज बता दी। टायर्स को लेके कहते हैं ईवी कार के टायर में टॉर्क इतनी ज़्यादा है कि भैया ये घिसते बहुत है। पारस जी, घिसने का तो मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे लगता नहीं अभी तो मेरा टायर इतना घिसा है, और मेरी गाड़ी करीब चली है 18,000 जैसा आपने बताया। हाँ, इतना नहीं घिसा हुआ। बट मुझे इसमें एक इशू आ रहा है जो मैंने कंप्लेन भी किया महिंद्रा में। जैसे आपने बताया व्हील स्पिन, तो जरा सा भी अगर मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ तो एक भी रियल व्हील ड्राइव है तो तुरंत व्हील स्पिन कर जाते हैं। अच्छा। और जरा से भी वेट सर्विस है, मैं बारिशों की तो बात ही नहीं कर रहा, हल्का सा पानी भी अगर आप उसके ऊपर गाड़ी लेंगे और आपने गाड़ी ऐसे काट के दबाया, पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। अच्छा, वो एक इशू है। थर्ड है, आप 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपने सडन ब्रेकिंग ली, तो एक होता है ना ABS किकिंग करता है, वो सब चीजें होती हैं, तो आपको लगेगा इसमें ABS है ही नहीं, ये स्किट हो जाती है गाड़ी। ओके। तो ये इशू मैंने महिंद्रा में रिपोर्ट किया है, इस बात को हफ्ता भर हो गया, और आपसे मिलने से पहले 1 घंटा पहले ही फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बोला था कि हालांकि वो मेरी गाड़ी ले गए थे, उन्होंने कुछ लॉग्स वगैरह निकाले, आई डोंट नो
क्या था, उन्होंने बोला सर एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया है वो आपकी गाड़ी में करेंगे। तो मैंने कहा भाई सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ये तो हार्डवेयर है, तो वो करके आप क्या कर लेंगे। तो दे सेड कि उसमें शायद सस्पेंशन थोड़े से ट्यून होने के चांसेस हैं, कुछ ऐसा अपग्रेड उन्होंने निकाला है। अच्छा, तो आपके हिसाब से टायर का फॉल्ट है या ये एक्सट्रीम पावर इस छोटी कार में डाल दिया उसका फॉल्ट है, क्या है? मुझे लग रहा है टायर का फॉल्ट है, क्योंकि इसमें MRF के टायर्स भी आते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है BS6 ओनर्स का, तो MRF में ऐसी कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, गुडियर आपको वालों लग को रहा है कि ये टायर, वैसे इसमें 19 इंच के टायर मिल रहे हैं सर को जी। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कार कहीं ना कहीं लेस स्टेबल है, आप कहना का मतलब यही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टायर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ टायर्स। ये भी सही है सर। बाकी ईवी कार्स के टायर कम चलते हैं और महंगे भी आते हैं। हाँ, जो लोग सोचते हो ना कि रनिंग कॉस्ट बड़ी कम है तो टायर्स में वो रिकवरी हो जाती है, तो उनको हिंट दे देते हैं पहले ही। हो सकता है, लेकिन मैं सही बताऊं पारस जी, मेरी 18,000 चल गई, तो मेरे हिसाब से, हालांकि मुझे इतना डिटेल में देखना नहीं आता है, बट मुझे लग रहा है कि अभी तो इतनी और चल जाएगी। आपके टायर 40,000 किलोमीटर से प्लस ही चल जाएंगे, हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जो भारी ईवीज होती है ना जिनमें वेट ज्यादा है, एब्सोल्युटली, उनके टायर बहुत कम चलते हैं सर, जो बिकॉज लोग ऑफ मिले हैं। वेट ऑफ द कार। हाँ, ठीक है। बाकी इसकी मोटर में आपको मैक्सिमम पावर आई गेस 282 bhp, टॉर्क 380 Nm की मिलती है। वो ऑल ओवर साइलेंट है, सुपर साइलेंट है, किसी तरह का कोई जर्क ग्लिच कुछ भी टिल डेट महसूस हुआ? कुछ नहीं सर, सुपर स्मूथ, इमेंस पावर, कुछ ज्यादा ही पावर है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मैंने 1-2 ऑफ रोडिंग भी इससे किया, ऋषिकेश गया था मैं। अच्छा। ऑफ रोडिंग करना तो नहीं चाहता था, बट हम जो जोश में नीचे तो आ गए गंगा जी में, वापस जाना तो बहुत गंदा रास्ता था। अगर आप कहेंगे तो मैं क्लिपिंग शेयर कर दूंगा। हाँ जी। तो मुझे डर लग रहा था मेरी गाड़ी चढ़ भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी उसमें, बट मैं बैठा और आराम से चढ़ गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। क्लिपिंग तो आप अपने चैनल पे शेयर करना। सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे सर इसके बारे में और डिटेल बताते हैं और एक्सपीरियंस हर 1000 किलोमीटर पे शेयर करते हैं मोस्टली। जी। सर का चैनल फॉलो करना, जिसको मैं इंस्टा डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और वर्बली भी सर आप बताओ चैनल का नाम। सर मेरे चैनल का नाम है EV Tech Drive। ओके, सॉरी, EV Tech Tribe। ट्राइब बहुत तो कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर आप लिख देंगे तो वो इजी रहेगा। EV Tech Tribe है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन करूंगा जिसमें इसकी और भी डिटेल्स है, और भी हैं, सारी EV कार्स को मैं कवर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, सारी को ही करते हो सर? हाँ, सारी करते हो? नहीं, EV कार्स सारी EV? हाँ, ट्राई तो मैं करता हूँ। कॉम्पिटिटर हो गए हमारे। अरे सर, कोई इशू नहीं, आपसे सीख रहे हैं पारस जी। नहीं सर। और रही बात अंदर की, इसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है सर? स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, बहुत स्मूथ है, मतलब छोटी उंगली से भी आप इसको करना चाहें ऑपरेट, बड़े आराम से होता है, कोई ठीक है। 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है ये कार या 5? 4 के लिए कंफर्टेबल है, 5वां बच्चा जरूर बैठ सकता है। ठीक है। और हेडरूम देती है सर ये? हेडरूम अगर आप टॉल हैं, जैसे मेरी हाइट तो नॉर्मल है 5'6", तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि 1-2 बार मेरा सिर यहाँ पे भिड़ चुका है। वैसे पीछे हेडरूम है नहीं है। मेरी हाइट है 5'10", दुनिया जहान की गाड़ियों में बैठता हूँ। हाँ। लेकिन पहली बार ऐसा फील हुआ मुझे कि मैं लंबा हो गया हूँ। मतलब हेडरूम कम है इसके अंदर। जो ले रहा है सोच के प्लान करके ले कि थोड़े से हेडरूम का, 6 फुट वालों को तो अच्छा खासा इशू आ सकता है, जो मुझे लगा। जी बिल्कुल है। अच्छा, आप इतनी दूर चलाते हो, सीट्स एंड कंफर्ट सही है? हजारों किलोमीटर मतलब आप इतना ट्रैवल करते हो कि आके ऑफिस नहीं जाया जाता, थक जाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट सीट से बहुत कंफर्टेबल है। पीछे आपने जैसे बैठ के देखा, आपको थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगेगा। हाँ, तो मैं क्यों बोलूं, है ना? तो सही कह रहे हैं सर। पीछे वाली इज नॉट एज मच कंफर्टेबल क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है जी, और ये ड्राइवर एंथुसियास्ट के लिए ज्यादा बना रखी है। स्पोर्ट्स कार है और उसी तरीके की इसके अंदर सब कुछ मिले हुए हैं। रियर से ऑल ओवर जो इसका सिस्टम है, इसको मैं ओपन कर दूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं, मेरा बैग्स हैं बस। बैग्स है तो यहाँ पे सब कुछ सही इजीली मैनेज होता है। XYZ बूट स्पेस है। स्टेपनी दिखानी थी मुझे तो सबको। हाँ जी। स्टेपनी साइज क्या मिला है सर इसमें आपको? सर मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये इधर लिखा है 185, 80 R18 और 18। मतलब आपको इसमें जो स्टेपनी साइज मिल रहा है ना, वो जैसे मर्सिडीज वगैरह मिलता है ना साइकिल वाला, मतलब थोड़ा छोटा इमरजेंसी वाला मिला हुआ है। आई थिंक सारे ब्रांड्स ऐसे ही दे रहे हैं। सारे ब्रांड्स, प्रीमियम ब्रांड्स ऐसे ही दे रहे हैं। ठीक है सर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कभी कोई दिक्कत आई? लगा अभी कम है या कुछ? कभी भी नहीं। और क्या ये कार बॉडी रोल देती है? सर बॉडी रोल थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत तो रहेगा। और सस्पेंशन इसका स्टिफ है, सॉफ्ट है? हाँ सर, सस्पेंशन आपने बहुत अच्छा बात की। सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा स्टिफ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टिफ है और आपको गड्ढे अच्छे से महसूस होंगे, बड़े तबीयत से महसूस होंगे, क्योंकि हाईवे पे जब आप चलाएंगे ना, तब आपको लगेगा, पता ही चलेगा कि कैसे निकल जाती है। सिटी में आपको दिक्कत आएगी, बट इसका एक सोल्यूशन है जो लोगों ने बताया है
इसमें अलग अलग मोड्स आते हैं। अगर आप रेंज मोड में चलाएंगे तो सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट शायद हो जाते हैं, मैंने ट्राई किया है एंड आई थिंक होते हैं। बाकी कुछ ट्यूनिंग तो है। मतलब ये वही बात है ना सर, ये स्पोर्ट्स कार है जी, तो स्पोर्ट्स कार जितनी भी है, किसी की कोई GT लाइन आ रही है, किसी की N लाइन आ रही है, उसमें सस्पेंशन हमेशा स्टिफ ही होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी उसी वजह से स्टिफ है ताकि हाई स्पीड पे स्टेबल रहे। करेक्ट। और उसी चक्कर में आप बता रहे हो रेंज मोड पे उनको पता है भगाएगा नहीं इंसान, उसमें सॉफ्ट हो जाते होंगे, ऐसा कोई टैग होगा। मतलब ऑल ओवर सस्पेंशन अच्छे खासे स्टिफ है। इसके तो हैं स्टिफ, ठीक है। बट पैक 3 में मैंने सुना है कि उसमें अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं। ओके। तो उसमें वो अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से रोड कंडीशंस है वो है। ठीक। और मतलब इतने पैसे लगे हैं तो वो चेंजेस हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फीचर्स तो चलो आते आते रहते हैं गाड़ियों में। जो मुझे 3.5-4 लाख रुपए का जो गैप लगता है ना, वो वाला अडेप्टिव वाला, वो मुझे कभी कभी लगता है कि काश होता है। ठीक है सर। और ब्रेकिंग को लेके आपका क्या रिवर्ट रहा है? रीजन ब्रेक कैसे यूज होता है और ब्रेकिंग ऑल ओवर कैसी है? सर ब्रेकिंग देखिए वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो टायर की वजह से कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अच्छा। बट वैसे ब्रेकिंग अच्छी है, कार रुक जाती है आराम से। चारों डिस्क है तो ऑब्वियसली चारों एंगेज होते हैं। और एक क्या पूछा था आपने? रीजन ब्रेक। रीजन तो मेनली देखिए सिटी में यूज होता है। सिटी में मैं ज़्यादातर इसको लेवल 2 पे करके रखता हूँ, तो उससे ब्रेकिंग मतलब ये मैनुअल ब्रेकिंग कम होती है, वो ऑटोमेटिक ज़्यादा करता है। रीजन का इम्पैक्ट इसके ब्रेकिंग पैड्स और टायर्स पे क्या है? ब्रेकिंग पैड पे और टायर्स पे तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक तरीके से ऑल्दो इसमें इंजन नहीं आता, बट एक बोलता है ना अपन आइस कार में इंजन ब्रेकिंग हो रही है, तो उसमें वो वाली ब्रेकिंग होती है रीजन से। ओके। तो ब्रेक पैड्स उसमें नहीं घिसेंगे आप। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं भाई साहब, क्यों झूठ बोलूं, मुझे सच में नहीं पता। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने ब्रेकिंग बता दी। एसी को लेके क्या फीडबैक रहेगा आपका इस 18,000 किलोमीटर में? पारस जी, एसी मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार और आइस कार में कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है। मेरे पास सफारी, जैसे मैंने बताया, उसको ऑन करते ही एकदम विद इन 2-3 सेकंड्स में ठंडी हवा चालू हो जाती है। हाँ। इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, कूलिंग वेट करना पड़ता है। और कूलिंग भी मुझे शायद 18-20 लगी एज कम्पेयर टू एन आइस इंजन। ठीक, मतलब ठीक ठीक है एसी के मामले में। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप स्वेट करेंगे, गर्मी लगेगी, बट कंफर्टेबल रहेगा। डिले है। हाँ, थोड़ा सा डिले है। हेडलाइट्स का क्या इम्पैक्ट क्या है? अपग्रेड भी नहीं हो सकती, बाहर से कुछ भी नहीं करा सकते आप ईवी कार में, जो मिल गया, ये सही मिली है? पारस जी, जरूरत भी नहीं अपग्रेड की। बिल्कुल सही है। देखिए, आपको आने वाले को अंधा तो करना नहीं है कि बिल्कुल फोकस मार दिया। सही बात तो सही है। सही है। एक ही इशू है इसके, ये जो फॉग लैंप्स है ना, ये मुझे बिल्कुल यूजलेस लगे, क्योंकि महिंद्रा बोलता है ये कॉर्निंग लैंप्स भी है। ठीक है। तो कोई कॉर्निंग का काम नहीं करते, नॉर्मल थ्रो मारते। कॉर्निंग होने चाहिए तो कम से कम यहाँ पे होते हैं एटलीस्ट। सही कह रहे हो आप। तो प्रोजेक्शन अच्छा आता है। और जो आपने इसका अब तक लेवल 2 एडास यूज किया है, उसमें आपको लेन कीप असिस्ट और एडप्टिव क्रूज दोनों मिलते होंगे जी। वो कैसा परफॉर्म कर चुके हैं सर अभी तक? परफॉर्म अच्छा करता है, बट एडप्टिव क्रूज में ब्रेकिंग बहुत तेज लेता है एक्चुअली, है ना। एक होती है कि धीरे धीरे लेना चाहिए, बहुत तेज ले लेता है। तो मान लीजिए पीछे कोई बैठा है, उसको पता नहीं है कि एडप्टिव है, तो उसको अजीब सा लगता है कि इतनी तेज ब्रेकिंग क्यों ली। ये सीन और अनफॉर्चुनेटली विदाउट अडेप्टिव आप क्रूज कंट्रोल लगा नहीं सकते। सही बात। सही ये बात थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि मैनुअल भी देना चाहिए था, मतलब विदाउट अडेप्टिव भी। विदाउट एडप्टिव, अच्छा, विदाउट एडप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं लगेगा, आपको ऑन ही करना पड़ेगा वो असिस्ट, और फिर वो ब्रेकिंग मिलेगा। हाँ, ब्रेकिंग मिलेगा। ये तो गलत चीज है। नॉर्मल भाई बहुत सॉलिड पॉइंट मिला, पूरी वीडियो का बुलेट पॉइंट मिल गया मुझको तो क्योंकि मुझे नहीं पता था सर। अच्छा, अब आप मुझे एक सर्विस कॉस्ट और बताओ इसकी। 10,000 पे होती है, 15 पे होती है? ये मेरी हुई थी 10,000 पे, और इसकी कॉस्ट फर्स्ट सर्विस तो देखिए फ्री थी, वो जो लेबर फ्री थी। हाँ, वो सब नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट हुई थी 10,000 पे। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से बैलेंसिंग वगैरह हुई थी, तो उसका 1,000-1,100 रुपये बिल आया था, दैट्स इट। और एक एयर फिल्टर चेंज हुआ था। ठीक है, एयर फिल्टर चेंज हुआ था। आई थिंक 1200-1300 रुपये इसका टोटल। तो इसकी सर्विस कॉस्ट क्या रहने वाली है? इसकी सर्विस कॉस्ट सर मेरे हिसाब से तो ये एयर फिल्टर हो गए, स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक पैड्स में ऑयलिंग वॉइलिंग, यही है, क्योंकि इंजन तो है नहीं। मेन तो जेब आपकी इंजन से खाली होती है ना सर्विसिंग में। ब्रेक ऑयल हो गया। तो मुझे लगता है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप बना है, मैंने बताया, लोगों ने 50-50 हज़ार भी चलाई है, तो दे आर सेइंग कि यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 हज़ार रुपये इसका बिल आ रहा है। 4-5 हज़ार रुपये सर्विस को चली जाती है। सर से अब मैं एक फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जानने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी इस वीडियो में बात अच्छी लगी हो, हमसे कोई गलती होगी हो तो वो मार्क कर दो, वो भी बता दो, हम उसको भी ध्यान देंगे, और हमने कुछ अच्छा किया हो तो वो भी कमेंट्स में बता दो। और सर का चैनल एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट करो, वहाँ पे और डिटेल्स आपको मिलेगी। तो सर
इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि महिंद्रा BE6 को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है, इस पे लगाएं या रहने दें? प्रोज एंड कॉन्स की एक क्विक लिस्ट के साथ बताना है ये। ओके, देखिए सज़ा और मज़ा में तो मैं कहूँगा मज़ा तो डेफिनेटली है पैक 2 में, पर थोड़ी सी सज़ा भी है जो मैंने बताया आपको। ओके, तो अगर पूरे मज़े चाहिए, सज़ा नहीं चाहिए, तो आई वुड से कि पैक 3 लीजिए। ठीक है, उसमें आपको फुली लोडेड कार मिलेगी। हाँ जी, और पैसे वर्थ लगाना बिल्कुल है, मैं कहूँगा बिल्कुल लगाइए इलेक्ट्रिक कार पे, क्योंकि फ्यूचर देखिए इलेक्ट्रिक ही है। बिल्कुल सर। मेरे पास अगेन आई एम सेइंग कि सफारी है, तो मैं तो उसको बेच भी रहा हूँ। आई डोंट वांट दैट कार नाउ, अपनी पॉकेट पे हैवी पड़ती है, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं इससे 500, 600, 800 किलोमीटर भी गया हूँ एक बार कहीं चार्ज की, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। हो गया है सर? हाँ, बिल्कुल हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस पे हो गया और है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो भाई पता ही है, अब EV चाहिए हमें। बिल्कुल चाहिए, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए पैसे। ठीक है सर। और कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट में क्या क्या दोगे फटाफट सर आप? सर कॉन्स जैसे मैं बताया, स्टिफ सस्पेंशन, ये जो साइड में ये ऑटो वो नहीं होते, बट आई थिंक इतना ही है। और प्रॉस में तो टायर सर, टायर, सॉरी हाँ टायर, जो ऑनगोइंग इशू चल रहा है मेरा, देखते हैं वो कब रिजॉल्व होता है, मैं आपको बताऊंगा जी। और प्रॉस तो बाकी प्रॉस ही है, बाकी तो प्रोज ही है। तो सर आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा और ऑनेस्ट रिव्यू दिया। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। आप भी अपना रिव्यू देना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल कहीं से भी हेलो हाय करें, हम बड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ा जल्दी रिव्यू कर लेते हैं। ये तो मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगा पारस जी के बारे में। बहुत तुरंत हम लोगों का मीट हो गया, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, कॉल किया, और आई थिंक विदिन 2 और 3 days वी आर मीटिंग टुडे। पर मूर्था लाया करो भाई। मूर्छा लाएंगे डेफिनेटली पारस जी, मैंने बोला वहाँ से पराठे पेंडिंग है आपकी तरफ से, वहीं वीडियो शूट और वहीं पराठे सब कुछ। और आप जयपुर आए तो जयपुर आइए, आपको कचौड़ी खिलाएंगे वहाँ की। सर आने वाला हूँ मैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।